बच्चों सबको गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। तो बच्चों बोर्ड पर मैंने चैप्टर का नाम लिख दिया है, तो खोल लें अपनी टेक्स्ट बुक। देखो बच्चों, आपके 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, पोएम्स भी कंप्लीट हो गई है, एंड एट पेज नंबर 113 टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू लेसन। द नेम ऑफ द लेसन इज द बॉन्ड ऑफ लव, कंपोज बाय केनेथ एंडरसन। केनेथ एंडरसन के द्वारा लिखा हुआ पाठ है। पृष्ठ संख्या 113 है, वहां पर बच्चों हम बोलेंगे और आपको बताएंगे बच्चों क्या होता है प्यार का नाता। वैसे तो बच्चों आप ये कहोगे कि सर एक पोएम और थी ट्रीज, ये आपने क्यों नहीं पढ़ाई? ये इसलिए नहीं पढ़ाई बच्चों क्योंकि इस पे लिखा हुआ रीड एंड एंजॉय, यानी इसको पढ़ो और इसके मजे लो। तो बच्चों पढ़ने और मजे लेने का काम तो आप खुद अपने स्तर पर भी कर सकते हो, और फिर भी अगर आपको है कि इसको पढ़ाना चाहिए तो ये टेक्स्ट बुक जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद भी रीड एंड एंजॉय को हम देख लेंगे, ठीक है? वैसे आप तो इसको एंजॉय करना। वैसे बोलते हैं एक बहुत अच्छी बात नीचे लिखी है बच्चों, ये तो आपको मैं पढ़ाई देता हूं। व्हेन ईटिंग फ्रूट, जब भी बच्चों आप कोई फल खाओ तो उस व्यक्ति का नाम स्मरण करने की कोशिश किया करो जिसने कि उस फल के पौधे को लगाया था। समझ में आ रही है बात? इसमें बात बच्चों ये वोल्टेयर साहब यूं कहना चाहते हैं कि हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हूं, परंतु विचार प्रकट करने की आपकी स्वतंत्रता की रक्षा करूंगा। ये डायलॉग भी वोल्टेयर का है। तो वोल्टेयर बच्चों इसके अंदर एक बहुत गहरी बात कहते हैं, जैसे रामवृक्ष बेनीपुरी है जो अपने एक पाठ में कहता है नींव का पत्थर, उसमें वो कहता है कि महात्मा गांधी तो ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू क्या है, इस देश के बच्चों कंगूरे हैं। लेकिन वो नींव के पत्थर नहीं है, नींव का पत्थर चंद्रशेखर आजाद है, नींव का पत्थर तो बच्चों भगत सिंह हैं। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कंगूरों की चकाचौंध के इतने दीवाने हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि ये कंगूरा जिस पर टिका हुआ है उसको नींव का पत्थर कहते हैं, फाउंडेशन स्टोन। और अगर बच्चों वो फाउंडेशन स्टोन हिल जाए या वो न हो, या वो अपना मौन बलिदान न, अगर उसने अपना मौन बलिदान न किया होता तो ये मुखर कंगूरे ये तो कब के धराशायी हो गए होते। तो ये है बात, जब आप फल खाते हो तो केवल फल को देखते हो, लेकिन बच्चों ये फल आपको कैसे प्राप्त हुआ? कौन मनीषी था जिसने कि इस फल के पौधे का क्या किया था, रोपण किया था? उधर तुम्हारा ध्यान जाना चाहिए, ठीक है ना? किसी ने ठीक ही कहा, अगर कोई व्यक्ति महाराणा प्रताप की मूर्ति के ऊपर या उनकी तस्वीर के ऊपर या कोई स्टेचू वगैरह होता है ना, अगर कोई उसके ऊपर बच्चों फूलों की एक माला चढ़ाए तो महाराणा प्रताप तो बच्चों कंगूरे हैं। हालांकि महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व काफी अलग है, फिर भी बच्चों वो इस दृष्टि से कंगूरे हैं क्योंकि महाराणा प्रताप को जिन लोगों ने महाराणा प्रताप बनाया उनको भी तो याद करो। महाराणा प्रताप को बच्चों महाराणा प्रताप बनाने वाले बहुत सारे लोग थे, इसलिए प्रेमचंद ने अपने एक उपन्यास में कहा है क्या कि यदि महाराणा प्रताप की प्रतिमा के ऊपर अगर आप फूलों की एक माला चढ़ाएं तो कम से कम एक दो फूल आपको भामाशाह की प्रतिमा पर भी चढ़ाने चाहिए, तब जाकर के महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर चढ़ाई गई फूलों की माला के साथ क्या होगा, न्याय होगा। अब बच्चों अपन बात करते हैं बॉन्ड ऑफ लव, मानी क्या होता है प्यार का नाता। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, सूरज कब दूर गगन से, धरती कब दूर पवन से, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। तो ये जो प्यार का बंधन है बच्चों, बॉन्ड यानी बंधन होता है। केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप, रसायन विज्ञान जब आप पढ़ोगे तो उसमें बॉन्ड पढ़ोगे आप, दो होते हैं उनमें बॉन्ड होता है, रिएक्शन होता है, वो सब चीजें तो रसायन विज्ञान में पढ़ोगे, पर ये शब्द बच्चों रसायन विज्ञान का ही है। तो बॉन्ड ऑफ लव का मतलब प्यार का बंधन। तो बच्चों क्या मुझे बताइए, प्यार का बंधन किस किस के बीच में होता है? सब जानते हैं राधा और कृष्ण के बीच में प्यार का बंधन था। तो आप इससे यह अर्थ लगा लेते हो कि एक युवक और युवती के मध्य ही प्यार का बंधन होता है, लेकिन बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है कि एक लड़के का लड़की से ही प्यार हो, एक लड़की का लड़की से ही प्यार हो,
बल्कि एक लड़के का एक जानवर से प्यार हो। क्या आपने कभी ऐसी कल्पना की है कि ऐसा भी हो सकता है? अरे भाई, महाराणा प्रताप का चेतक नहीं था क्या? माना कि वो जानवर था, लेकिन वो महाराणा प्रताप की जज्बात समझता था, उनकी भावनाएं समझता था। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था। राणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हवा से पाला था। तो ऐसा घोड़ा था बच्चों कि राणा की पुतली फ्री नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। वो राणा की कमांड, बच्चों को कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो उसकी भावनाओं को समझता था। तो प्यार का बंधन तो था ना। अगर प्यार का बंधन नहीं होता तो क्या वो राणा के जज्बात समझता? तो राणा की पुतली फ्री नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो बच्चों, एक जानवर और एक इंसान के मध्य भी क्या हो सकता है? प्यार का बंधन हो सकता है, प्रेम का नाता हो सकता है। तो इसी तरीके के बच्चों, इसी मामले में मैं आपको एक कहानी पढ़ाने जा रहा हूं। उस कहानी को आप ध्यान से पढ़ेंगे बिफोर यू रीड, उससे पहले कि आप पढ़ें। कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप? क्या हो सकता है प्यार, क्या हो सकती है दोस्ती बिटवीन ह्यूमन बींग्स, यानी इंसानों के मध्य, एंड वाइल्ड एनिमल्स, और वन्य पशुओं के मध्य। अब आप में से कोई बच्चा मुझसे ये सवाल पूछ सकता है, नहीं पूछता तो उसको पूछना चाहिए। क्या? कि बच्चों, एक शब्द समझना, एक शब्द होता है एनिमल। क्या होता है? एनिमल। ये तो बच्चों एनिमल है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो एनिमल है। अगर बच्चों इस एनिमल के साथ में मैं आपसे पूछता हूं कि क्या तुम एक एनिमल हो? तो बच्चों अरस्तु कहता है मैन इज ए सोशल एनिमल, यानी मनुष्य क्या है? मनुष्य बच्चों एक सामाजिक जानवर है। जानवर वो होता है जिसमें जान होती है, प्राणी वो होता है जिसमें प्राण होते हैं। तो बताओ आप प्राणी हो कि नहीं हो? अरे प्राण है तुम्हारे अंदर तो तुम प्राणी हो। जो सजीव वो सारे जानवर है, क्योंकि उसमें जान है नहीं हो, और जान है तो जान है। एक बात और सुनो बच्चों, इस मैन के पहले आर्टिकल का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर मैन हियर, क्योंकि मैं यहां किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द मास एज अ होल। परंतु बच्चों में पूरी समष्टि की बात कर रहा हूं। जब मैन शब्द का प्रयोग पूरी समष्टि के अर्थ में किया जाता है, दूसरे शब्दों में बच्चों जब मैन और वुमेन शब्द का प्रयोग स्पेसिफिक सेंस में न किया जाकर, क्या बोला? स्पेसिफिक सेंस में न किया जाकर जेनरिक सेंस में किया जाए। ये जेनरिक क्या होता है बच्चों? जेनरिक का मतलब होता है समष्टि, संपूर्ण जाति। और स्पेसिफिक का मतलब होता है बच्चों व्यक्ति या विशिष्ट अर्थ में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो आर्टिकल आता है। जेनरिक सेंस में किया जाता है तो नहीं आता। या जेनरिक सेंस में किया गया है, आगे देखते हैं। तो एनिमल का मतलब तो बच्चों जानवर होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है तब तो। अब प्रश्न ये कि वाइल्ड एनिमल क्या होता है? तो बच्चों वाइल्ड एनिमल, तो आप जानते हो कि एनिमल तो बच्चों क्या है? नाउन है, और ये इसका क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव बच्चों आप जानते हो फॉरेस्ट यानी वन होता है, और वाइल्ड यानी वन्य, वन से संबंधित जंगली जानवर या वन्य पशु। वन्य पशु तो बच्चों एडजेक्टिव हो गया ना। अब इस वन्य पशु को बच्चों आप कह सकते हैं BEAST, बीस्ट। अब बच्चों अगर मैं कहता हूं कि मैन इज ए बीस्ट तो गलत हो जाएगा। मैन इज नॉट ए बीस्ट, मैन इज नॉट ए सोशल बीस्ट, मैन इज ओनली ए सोशल एनिमल। मनुष्य को एनिमल कहोगे तब तक तो चल जाएगा, लेकिन मनुष्य को बीस्ट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बीस्ट का मतलब क्या होता है? वाइल्ड एनिमल होता है। ध्यान दो बच्चों, बीस्ट के पहले अगर आपने वाइल्ड शब्द का प्रयोग कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाइल्ड शब्द तो बच्चों बीस्ट में ही अंतर्वलित है। आ गई समझ में? अब बच्चों मेरा सवाल ये था कि दो पार्टियां हैं, एक तरफ तो है आपके ह्यूमन बीइंग और दूसरी तरफ है आपके वाइल्ड एनिमल। तो आपसे लेखक पूछता है, वो कैन मॉडल का प्रयोग करता है बच्चों। कैन मॉडल का प्रयोग वाक्य के शुरू में करता है। कैन का प्रयोग किस लिए करते हो आप? किसी बात की संभाव्यता जानने के लिए, इन ऑर्डर टू नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग। किसी बात की संभाव्यता को जानने के लिए, पॉसिबिलिटी को जानने के लिए किसका प्रयोग करते हो? कैन मॉडल का प्रयोग करते हो इंटरोगेटिव फॉर्म में, यानी सब्जेक्ट के पहले उसका प्रयोग करते हो। जैसे कैन यू स्पीक फ्रेंच, क्या तुम फ्रेंच बोल सकते हो? कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो? कैन यू सॉल्व दिस इक्वेशन, क्या तुम इस समीकरण को हल कर सकते हो? कैन देयर बी ए बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, क्या क्या मानव प्राणियों तथा वन्य पशुओं के मध्य भी प्रेम का नाता हो सकता है? क्या इंसानों और जानवरों के बीच भी
क्या हो सकता है? प्यार का बंधन हो सकता है। पहला सवाल है बच्चों, यक्ष प्रश्न है। कैसा प्रश्न है बच्चों? ये यक्ष प्रश्न है बच्चों, जो पहली लाइन में लेखक महोदय ने आपको पूछा है। एक बात और, आप इस बात को भी समझो कि बच्चों, ध्यान देना मेरी बात पर, बहुत गौर से ध्यान देना। अगर किसी भी वाक्य में क्या आ जाए, अगर किसी भी वाक्य में बच्चों इधर आ जाए, तो आप उसमें और ढूंढने की कोशिश किया करो, क्योंकि ये कोरिलेटिव है। अगर आइदर आता तो और की आने की पूरी संभावना रहती है। कभी कभी नहीं भी आता, लेकिन ऐसे चांस बहुत कम होते हैं। अगर बच्चों नाइदर आ जाए तो आपको नोर ढूंढना चाहिए। क्लियर? अगर नोट ओनली आ जाए तो आपको बट ऑल्सो, या ऑल्सो के एवज में कई बार आ जाता है एज वेल, यह आपको ढूंढना चाहिए। उसी तरीके से बच्चों अगर फ्रॉम आ जाए, जैसे फ्रॉम जयपुर टू आगरा, तो बताओ टू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर बच्चों बिटवीन आ जाए तो आपको एंड जरूर ढूंढना चाहिए। आई वर्क इन माई ऑफिस फ्रॉम 10 AM to 5 PM, मैं 10 बजे सुबह से शाम 5 बजे तक अपने दफ्तर में काम करता हूं, इस तरीके से बोलते हैं आप। तो ये बच्चों कोरिलेटिव्स हैं। These words are always used in, these words are mostly used in pairs, अर्थात इन शब्दों का प्रयोग अधिकांशतया किसमें किया जाता है? पेयर्स माने जोड़े में किया जाता है। तो पेयर यानी जोड़ा होता है, कपल यानी भी जोड़ा होता है, लेकिन बच्चों यहाँ कपल नहीं आएगा। कपल में तो क्या होता है, पेयर में क्या होता है, जो बता देता हूं। पेयर का मतलब बच्चों, जैसे मान लो एक पेन, दो पेन, तो दो एक जोड़ा हो गया ना, तो उसको आप पेयर कहेंगे, क्योंकि दोनों पेन एक जैसे हैं। लेकिन कपल में बच्चों दोनों एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। एक लड़की होती है, दूसरा लड़का होता है, एक मेल होता है, दूसरा फीमेल होता है। तो कपल भी एक जोड़ा है, पेयर भी एक जोड़ा है, लेकिन पेयर में दोनों चीजें, दोनों ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो एक जैसे होते हैं। लेकिन कपल के अंदर बच्चों क्या है, वो अलग अलग होते हैं, उनके जेंडर भी जनरली अलग अलग होते हैं। तो बात समझ में आ गई है? अब बच्चों ये देखेंगे आप, क्या लिखा हुआ है आपके, कि कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप, क्या प्यार और दोस्ती का बंधन हो सकता है बिटवीन ह्यूमन बींग्स, यानी इंसानों के मध्य, एंड वाइल्ड एनिमल्स, और जानवरों के मध्य। लेट अस रीड अ फैसिनेटिंग अकाउंट। आओ हम पढ़ें क्या, एक रुचिप्रद वृतांत। फैसिनेटिंग माने होता है बच्चों इंटरेस्टिंग, और अकाउंट का मतलब क्या होता है, ब्यौरा या वृतांत होता है बच्चों। ठीक है? तो लेट अस रीड एन इंटरेस्टिंग नरेशन। आओ हम क्या पढ़ें, हम एक रुचिप्रद वृतांत पढ़ें ऑफ एन ऑर्फेंड स्लोथ बियर। किसका पढ़ें बच्चों? देखो बियर है ना, वो बियर कैसा है, वो स्लोथ है। स्लोथ का मतलब होता है बच्चों इंडियन ब्लैक लेजी, भारतीय काला आलसी, यानी भारतीय काले आलसी, भारतीय काले आलसी जो रीछ है उसके। एन ऑर्फेंड का मतलब क्या होता है, जिसके माँ बाप नहीं होते, यतीम होता है, अनाथ। तो आओ बच्चों हम एक अनाथ काले भारतीय तथा आलसी हिरण के बारे में क्या पढ़े, एक बड़ा रुचिप्रद वृत्तांत वो पढ़े। दैट वाज रेस्क्यूड बाय द ऑथर, दैट वाज सेव्ड बाय द ऑथर, जिसकी जान बचाई गई थी किसके द्वारा, लेखक के द्वारा, जिसकी जान बचाई गई थी। स्लोथ बियर्स इनहैबिट, ध्यान दो बच्चों, स्लोथ बियर्स इनहैबिट का मतलब होता है स्लोथ बियर्स ड्वेल, DWELL, इसको लिव भी कहते हैं। तो बच्चों क्या कहोगे, स्लोथ बियर्स लिव, माने बच्चों जो स्लोथ बियर होते हैं, काले भारतीय जो रीछ होते हैं, दे ड्वेल या दे इनहेबिट, यानी वो आबाद होते हैं। कहां आबाद होते हैं, वो आबाद होते हैं बच्चों जरा देखना, फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्टेड एरियाज का मतलब वनाच्छादित क्षेत्रों में। घने जो जंगल होते हैं, घने जंगल, उन घने जंगलों के इलाकों में, या बच्चों घने माने सघन वन क्षेत्रों में, सघन वन क्षेत्रों में बच्चों क्या होते हैं, ये भारतीय काले और आलसी हिरण जो है वो आबाद होते हैं, इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। उन बच्चों घने, उन सघन वन क्षेत्रों में कौन शामिल है, उन सघन वन क्षेत्रों में बच्चों इंक्लूडिंग यानी शामिल है कौन, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, माने भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। भारत के जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है बच्चों, वो भी उसमें शामिल है। देखो आप भूगोल पढ़ते हो ना, तो बच्चों भूगोल में ग्लोब होती है
और एक ये देखो ऐसे बीच में से एक रेखा जाती है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, दैट्स यू कॉल इक्वेटर। उसको बच्चों आप बोलते हैं इक्वेटोर। टोर हालांकि गलत है उच्चारण, शुद्ध तो इक्वेटर ही है, पर टोर मैंने इसलिए बोला ताकि आपको मैं आपका ये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन। तो बच्चों आपका अटेंशन जो इस बात पे लाना चाहता हूं कि इसके अंत में ER नहीं बल्कि OR आता है। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हमने ये 2 मिनट का ब्रेक। थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी पढ़ा देता हूं, हालांकि ज्यादा आती नहीं है अपने को। अब ये देखना बच्चों, ये ग्लोब है और इस ग्लोब को बीच में से इधर से एक रेखा जो क्या करती है, डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 भागों में इस पृथ्वी को बांटती है और इस रेखा का नाम बच्चों हमने क्या दिया, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इक्वेटर और हिंदी में क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा। क्लियर हो गया? अब इससे बच्चों क्या करोगे, आप जानते हो इस बात को कि नॉर्थ है और ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। आप इसे नॉर्थ की तरफ चलोगे बच्चों 23.5 डिग्री। कितना चलोगे, ये हो गया 23.5 डिग्री। इधर भी आप, इधर भी 23.5 डिग्री, ठीक है ना। तो ये जो बच्चों एरिया है, यहां पर सूरज की किरणें कैसी पड़ती है, थोड़ी तेज ही पड़ती है और तेज पड़ती है तो बच्चों यहां क्या होता है बताओ, पानी जो है वो इवापोरेट माने वाष्पीकृत होता है और इन इलाकों में बारिश थोड़ी ज्यादा होती है। क्योंकि ज्यादा होती है तो यहाँ वन कैसे पाए जाते हैं, या वन जो है बच्चों बड़े सघन वन पाए जाते हैं। तो ये जो एरिया है इसको कहा जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हालांकि पूरे वर्ल्ड का बताया नहीं, इसमें कहीं इंडिया भी है इधर उधर, तो ये इंडिया भी है तो इंडिया का पार्ट भी इसमें आ जाएगा। तो बच्चों इस ऐसे एरिया को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय। क्या कहा जाता है, इसको उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। तो बच्चों जिनमें कौन शामिल है, जिनमें भारत के उष्ण कटिबंधीय वर्षावन भी शामिल है। ये जो बच्चों स्लॉथ बियर होते हैं, ये कहां निवास करते हैं, ये जो स्लॉथ बियर अर्थात ये जो आलसी, स्लॉथ यानी आलसी होता है, और ये इस प्रकार के भारत में पाए जाते हैं। काले भारत में पाए जाते हैं, काले होते हैं तो आप इनको काले भारतीय आलसी ऐसे बोल सकते हैं। तो ये काले भारतीय आलसी जो बियर है बच्चों, ये कहां पाए जाते हैं, ये सघन वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जिनमें भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी शामिल है, जिनमें भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी शामिल है। और कौन शामिल है, और देखो बच्चों, एंड ग्रास लैंड्स एट लोअर एलिवेशंस, एंड ग्रास लैंड्स एट लोअर एलिवेशंस। देखो ये भाई, एक तो ये है, ये उच्चावच है बच्चों, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है रिलीफ। अब आप कहोगे साहब रिलीफ यानी तो होता है राहत या आराम। बिल्कुल ठीक बोला, रिलीफ यानी तो राहत या आराम होता है। लेकिन बच्चों होता क्या है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में शब्दों के मीनिंग थोड़ी चेंज होते हैं, उसको शब्द उस शास्त्र विशेष की शब्दावली कहा जाता है। जैसे कैपिटल सब जानते हो राजधानी होता है, या फिर बड़े अक्षर होता है। लेकिन जब आप अर्थशास्त्र पढ़ते हो तो कैपिटल माने होता है पूंजी। जैसे वी नीड ए लॉट ऑफ कैपिटल इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश एन इंडस्ट्री। अगर हमको कोई उद्योग लगाना तो बहुत सारा पैसा चाहिए, इतना पैसा अपने कहां से, अपने पास कहां से आएगा। तो आप समझ गए ना। तो इसको बोलते हैं बच्चों उच्चावच। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, इसको उच्चावच बोलते हैं, भूगोल का शब्द है, ठीक है। तो ये जो उच्चावच है बच्चों, इसमें क्या होता है कि हमारी धरती कहीं ऊंची है तो कहीं नीची है, दैट्स व्हाट यू कॉल उच्चावच। उसी को आप उच्चावच कहते हैं, धरती कहीं ऊंची है और कहीं नीची है, उच्चावच, ठीक है। अब मैं ये समझाना चाहता हूं जी, यहां तो बच्चों क्या है, जो एलिवेशन है ना, एलिवेशन वो बच्चों यहां ज्यादा है। अब आपको सारी एलिवेशन क्या है, अरे भाई हाइट, HEIGHT, हाइट यानी क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर तो बच्चों नहीं पाए जाते, और ये जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र है ना, ये यहां पर क्या पाए जाते हैं, ग्रास लैंड। ग्रास लैंड जानते हो, ये बच्चों घास के मैदान होते हैं, घास के मैदान। तो स्टेपी नाम का घास का मैदान होता है। इस तरीके की बातें आप भूगोल में पढ़ोगे, है ना। पर अपन को बीच में इसलिए पंगा लेना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ी बहुत भूगोल की बात आ गई है। फिर मैं आपको फिर कहता हूं,
कि साहित्य वाले सब्जेक्ट को बच्चों जैसे गणित वाला मास्टर है ना, तो ये लोग गणित पढ़ा करके काम चला लेता है, लेकिन जो लिटरेचर पढ़ाता है, लैंग्वेज पढ़ाता है, उसको सब आना चाहिए, उसको हर चीज जो है आनी चाहिए, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी पूछता है। कोई गणित से संबंधित भी पाठ पढ़ाता हूँ कई बार रामानुजन वगैरह का, तो फिर मैं अपने गणित के ज्ञान का, अल्प ज्ञान का परिचय भी मुझे देना पड़ता है। तो आप समझ गए बच्चों कि ये जो इनमें कौन कौन शामिल है। इनमें बच्चों एक तो कौन शामिल है जरा बताना। इनमें एक तो हमारे जो भारत के जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन, वो शामिल है। और साथ ही साथ बच्चों ग्रासलैंड्स एट लोअर एलिवेशंस का मतलब कम ऊंचाई पर स्थित जो घास के मैदान है वो भी शामिल है। वहां पर क्या पाए जाते हैं, वह स्लोथ बियर पाए जाते हैं। आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को। स्लोथ बियर सेव वेरी शेगी है शेगी। अब जो बात यह है कि ये जो स्लोथ बियर होते हैं बच्चों, इनमें हेव का प्रयोग तो आप जानते हो, जैसे आइए वे कार, क्या अर्थ हुआ इसका, मेरे पास एक कार है, ये इसका अर्थ हुआ। उसी तरीके से बच्चों मैंने आपको कहा कि आइए वे कार अर्थात मेरे पास में एक कार है, शी हैज ए पेट डॉग, उसके पास में एक पालतू कुत्ता है। एंड दीज स्लोथ बियर्स हेव, मानिए स्लोथ बियर है बच्चों, ये रखते हैं या इनके पास होता है, क्या होता है बच्चों, इनके देव शेगी हेयर। तो शेगी का मतलब बच्चों आप तो ये समझ लो, देखो ये तो शेगी है, ये शेगी और ये हेयर। अब ये हेयर बच्चों नाउन है। इस हेयर के बारे में बच्चों एक बात अच्छे समझ लो, इसका बहुवचन कभी नहीं बनता है, इसका प्लूरल कभी नहीं बनता। जैसे बच्चों मैंने कहा कि सोफिया ये एक लड़की है, हेज जेट ब्लैक हेयर्स, यानी सोफिया की जुल्फें कैसी है बच्चों, बहुत काली है। ये सेंटेंस यूं का परीक्षा में पूछा गया और साहब पूछा गया कि इस वाक्य को शुद्ध करो, तो शुद्ध कैसे करना है। सोफिया है जेट ब्लैक हेयर्स नहीं बच्चों, हेयर, क्योंकि आप जानते हो कि हिंदी में तो आप जुल्फ का जुल्फों कर देते हो, परंतु वह नहीं होता अंग्रेजी में, ये अनकाउंटेबल नाउन है। हेयर हेयर जो होता है उसमें हेयर का हेयर्स कभी नहीं होता है। आगे बात समझे, तो आपको कैसे वाक्य शुद्ध करना पड़ेगा, सोफिया इज जेट ब्लैक हेयर, सोफिया इज जेट ब्लैक हेयर। और बच्चों ये क्या नहीं लगा सकते, यहाँ ए भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन आर्टिकल का प्रयोग कभी भी नहीं होता। क्लियर। अब बच्चों बात एक तो ये समझ गए आपकी हेयर का कभी क्या नहीं बनता, प्लूरल नहीं बनता। ये एक नाउन है, इसके ठीक पहले ये आ रहा, तो ये क्या बच्चों, ये एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है, देखो भाई इनके जो बाल होते हैं ना इनके, वो कैसे होते हैं बच्चों, जबरीले, जबरीले, ये शब्द है जबरीला, इला जोड़ के विशेषण बनाते हैं जबरीले, समझे, तो सुरीला जबरीला, तो इनके जबरीले बाल होते हैं। ये बात है केवल। स्लोथ बियर से वेरी शेगी हेयर, अर्थात जो स्लोथ बियर होते हैं, अर्थात बच्चों जो भारतीय काले भालू होते हैं, या जो भारतीय काले रीछ होते हैं, या जो भारतीय काले रिक्श होते हैं, इनके बच्चों बड़े जबरीले बाल होते हैं, लॉन्ग मजल्स। और बच्चों चित्र में देखो, ये इस तरीके का चित्र है, यूं करके इसका मुंह आ रहा है, तो ये बच्चे जो सामने आ रहा है इसको बोलते हैं इसका थूतन, गांव की भाषा में बोलते हैं अपन थूतरी। किसी को दंड देना होता है तो लोग कहते हैं इसकी थूतरी थूतरी दोचो, तो थूतरी से मतलब बच्चों उसका जो आगे वाला पार्ट है, नाक वाला पार्ट, उसको कहते हैं अंग्रेजी में, आप उसको क्या बोलते हैं, मजल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मजल कहते हैं। तो बच्चों दिखाया गया है कि स्लोथ बियर्स हैव वेरी शेगी हेयर एंड लॉन्ग मजल्स, अर्थात उनके जो मजल्स यानी उनके जो थुत्तन होते हैं वो बड़े लंबे होते हैं। और बच्चों ये इतने लंबे थुत्तन होते हैं कि दे कैन यूज दोज मजल्स एज ट्यूब, ट्यूब की तरह वो उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको अंदर घुसा देते हैं। जमीन में से कोई चीज खानी होती है ना, तो ट्यूब की तरह क्या करते हैं, उसको घुसा देते हैं, वो उस थुत्तन को जमीन के अंदर घुसा देते हैं, है ना। तो ये बातें हैं। तो स्लोथ बियर्स हैव वेरी शेगी हेयर एंड लॉन्ग मजल्स, यूजिंग देयर क्लोज टू डिग, दे यूज देयर क्लोज, अर्थात बच्चों के अपने जो क्लो यानी क्या होते हैं, पंजे, वो अपने पंजों का इस्तेमाल करते हैं टू डिग माने खोदने के लिए। दे यूज देयर क्लोज इन ऑर्डर टू डिग समथिंग, वो बच्चों जमीन को खोदने के लिए क्या करते हैं, अपने उसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, पंजों का। तो आप समझिए जो क्लो यानी तो पंजा होता है, एक शब्द आता है PAW, पा यानी क्या होता है, पायरी पंजा होता है, और एक होता है जा, GAW जॉ। ये देखो एक जैसे शब्द है, इसका मतलब जबड़ा होता है। JAW जॉ मानी जबड़ा होता है, PAW पा माने पंजा होता है, CLAW क्ला माने भी पंजा होता है। क्लियर। तो बच्चों वो अपने क्लोज का इस्तेमाल करते हैं खोदने के लिए।
दे कैन देन यूज देयर लिप्स टू फॉर्म ए ट्यूब, अर्थात बच्चों तब वो अपने होठों का प्रयोग कर सकते हैं टू फॉर्म ए ट्यूब, माने एक ट्यूब बनाने के लिए, अर्थात वो अपना जो मुंह उसको गोल ऐसे कर लेते हैं, बिल्कुल गोल, और अपने होठों को बिल्कुल गोलाकार एक ट्यूब नुमा आकृति वो देने में समर्थ होते हैं। क्लियर? आगे विच कैन गो डीप इनटू द ग्राउंड, और इस प्रकार से उसके होठों के द्वारा वो जो ट्यूब नुमा आकृति बनाई जाती है, दैट कैन गो डीप इनटू द ग्राउंड, वो जमीन के अंदर बहुत गहरे तक चली जाती है। जमीन में से अगर मान लो उनको कोई निकालना चाहिए, प्याज जमीन में, कंद है, जैसे मान लो कोई केडुला है, तो ऐसी चीजें में जो जमीन में होती है, वनस्पतियां होती है, केडुले वगैरह होते हैं, तो उनको क्या करता है वो अपने मुंह से खोद करके मुंह वहां से निकाल लेता है, अपने मुंह को क्या किस आकार, अपने होठों को किस रूप में चेंज कर लेता है, ट्यूब नुमा आकार में चेंज कर लेता है। और इनटू हार्ड टू गो, और इनटू हार्ड टू रीच एरियाज, और जो कुछ एरिया क्या होते हैं, हार्ड टू रीच होते हैं। हार्ड टू रीच का मतलब क्या होता है? जहां पहुंचना मुश्किल हो। हार्ड टू रीच का मतलब होता है जहां पहुंचना मुश्किल हो। हिंदी में एक शब्द है उसके लिए, दुर्गम। ध्यान दो, यह बच्चों हार्ड टू रीच, ठीक है। तो ये हार्ड टू रीच, ये पूरा क्या हो गया, ये जो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। हार्ड टू रीच एरियाज का मतलब हो गया दुर्गम क्षेत्र जो होते हैं, वहां भी क्या है कि ये अपने मुंह को, अपने होठों को ट्यूब नुमा आकार देकर के पहुंचा देता है ना। लाइक जैसे डेड ट्रीज फॉर देयर फूड, जैसे बच्चों डेड ट्रीज होते हैं। डेड ट्री का मतलब क्या होता है, ये DEAD, डेड, इसका माने होता है ड्राई, यानी जो ड्राई ट्रीज होते हैं, अर्थात बच्चों जो सूखे पेड़ होते हैं, उन पेड़ों के अंदर भी क्या करता है वो अपने होठों को ट्यूब नुमा आकार देकर के उनके तने को क्या करता है, खोद लेता है, और उसके अंदर कोई चीज होती है जिसको क्या कर लेता है, खाने में खा लेता है, ठीक है। देयर मेन फूड इज टर्माइट्स। अब प्रश्न ये है कि साहब उनका मुख्य आहार क्या होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि तुम्हारा मुख्य आहार क्या है, तो तुम बताओ कि साहब रोटी चावल सब्जी दाल वगैरह वगैरह ये अपना मुख्य आहार होता है ना, यदि तुम मांसाहारी नहीं हो तो। लेकिन बच्चों ये जो रीछ है इसका मुख्य आहार होता है बच्चों टर्माइट्स। ध्यान दो, क्या शब्द बोला, TERMITES, टर्माइट्स यानी क्या होता है, दीमक, ठीक है बच्चों। जो दीवड़ होती है ना, दीवड़, उसी को आप दीमक कहते हैं। तो उनका मुख्य आहार बच्चों दीवड़, या उनका मुख्य आहार क्या होता है, दीमक होती है। आप पढ़ते नहीं हो कि वो एक ऋषि थे, तपस्या कर रहे थे, तपस्या कर वाल्मीकि, तो तपस्या करते करते क्या हो गया बच्चों, उनके चारों तरफ जो चींटियां, उन्होंने क्या दीवड़ वगैरह ने उनके चारों तरफ क्या किया, मिट्टी का एक बना दिया ना आकृति, उसको कहते हैं वाल्मीकि। और चूंकि वो वाल्मीकि में ही तपरत है, इसलिए बाद में हमने उनको कहा वाल्मीकि। जो वाल्मीकि की संतान है दैट इज वाल्मीकि, समझ गए। जो वसुदेव की संतान है दैट इज वासुदेव, जो भरत की संतान है दैट इज भारत, इस तरीके से। तो आगे हम देखेंगे, देयर मेन फूड इज टर्माइट्स, अर्थात उनका जो मुख्य आहार होता है बच्चों को क्या होता है, वो दीमक होती है। यू कैन हियर देम सक अप, ये बच्चों की विशेष बात है, इस पर गौर फरमाने की जरूरत है आपको। एक वर्ब होती है बच्चों हियर, एक होती है SWC। इन दोनों वर्ब की एक विशेषता है जो मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं, फिर भी बता देता हूं, क्योंकि ये चीज क्या है कि लोगों को आती नहीं है, इसलिए आपको आना जरूरी है। एक तो बच्चों सी यानी देखना होता है, एक होता है हियर यानी सुनना होता है। पहली बात तो ये बता दूं कि इन दोनों में ING का प्रयोग करना सख्त मना है। जब आप ये कहते हो कि साहब मैं फला चीज देख रहा हूं तो आई एम सीइंग समथिंग, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आई सी समथिंग, आई विल सी यू लेटर, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, सी यू बाद में मिलेंगे, इस तरीके से बोलते हैं। सीइंग नहीं बोलते, एक बात तो ये समझो, हियर में भी ING नहीं जुड़ता है, ठीक है। तब जुड़ता है जब मान लो आप अदालत में गए, वहां पर कोई जज आपका मुकदमा सुन रहा है, तो वहां हियरिंग का प्रयोग आप करते हैं, ठीक है। द जज इज हियरिंग द केस, यानी जज क्या कर रहा है, मामले की सुनवाई कर रहा है, तो सुनवाई की सेंस में उसका प्रयोग होता है। एनीवे, अब बच्चों एक बात तो ये बता दूं, और दूसरी एक बात यह है कि आई साहर, आई साहर, मैंने उसको देखा, स्माइल, स्माइलिंग एट मी, मैंने उसे मेरी ओर मुस्कुराते हुए देखा, मैंने उसे मेरी ओर मुस्कुराते हुए देखा। तो बच्चों ये इस तरीके से आप लिखते हो, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि यहां पर आपको ING जोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा, स्माइल का प्रयोग ही करना पड़ेगा। मुझे कहना यह है कि बच्चों सा का प्रयोग यदि मेन वर्ब की तरह हुआ है और आगे बच्चों कोई दूसरी वर्ब आ रही है, तो वो क्या आएगी, वो आएगी बच्चों बेयर इन्फिनेटिव होगी, अर्थात उसके पहले टू का प्रयोग भी नहीं होगा और उसमें ING का प्रयोग भी नहीं होगा। यही बात बच्चों किस पर लागू होती है, हियर पर भी लागू होती है। आई हर्ड हर स्टार्ट द कार, मैंने उसको कार को स्टार्ट करते हुए सुना,
तो यहां हर्ड के आगे बच्चों मैंने स्टार्ट बोला, स्टार्टिंग नहीं बोला, स्टार्टेड नहीं बोला, टू स्टार्ट नहीं बोला। ध्यान से सुनो बच्चों, बहुत गहरी बात है, समझे? ये बहुत गहरी बात है और साधारण इस तरह के अध्यापकों के लेवल से भी ऊपर की बात है, लेकिन चूंकि इसकी जड़ें आपकी पाठ्य पुस्तक में है इसलिए आपको इस चीज को क्लियर करना बेहद जरूरी था, तो मैंने किया। आगे जरा देखना, दरम्यान फूड स्ट्रोमाइड्स अर्थात उनका मुख्य आहार क्या होता है? दिवाली या दीमक होता है। यू कैन हियर देम सकअप, देखो बच्चों सकिंग अप नहीं आ रहा ना, यू कैन हियर देम सकअप अर्थात आप उनको सुन सकते हो चूसते हुए। अब माना कि हुए आ रहा है, जबकि मैंने आपको कहा था कि हुए या करके की ध्वनि लाने के लिए आईएनजी जोड़ना जरूरी होता है। जैसे सीइंग ए लाइन, एक शेर को देख करके, शी रैन अवे एट वंस अर्थात वह तुरंत वहां से भाग गई। उसी तरीके से बीइंग हंग्री, भूख से परेशान होते हुए, आई वेंट टू ए रेस्टोरेंट, में एक रेस्टोरेंट में गया। एक दूसरी बात और स्माइलिंग फेस, मुस्कुराता हुआ चेहरा। स्माइलिंग फेस यानी क्या होता है? मुस्कुराता हुआ चेहरा। उसी तरीके से बर्निंग लैंप यानी क्या होता है? जलता हुआ दिया, तो हुआ आ रहा ना, तो हुआ के लिए क्या जोड़ा? एनजी जोड़ा, लेकिन इनमें नहीं जुड़ेगा। ये खास बात है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। यू कैन हियर देम सक अप देयर फूड अर्थात आप उनको अपना भोजन चूसते हुए सुन सकते हैं। फ्रॉम सेवरल फीट अवे, फ्रॉम मेनी फीट अवे अर्थात कई फीट की दूरी से भी आप उनको अपना भोजन चूसते हुए सुन सकते हैं। इसका मतलब क्या है? साधारण शब्दों में समझा दूं? इसका मतलब यह है बच्चों कि अगर आप बहुत दूर खड़े हैं तो वहां से भी उनके सुसाने की आवाज सुन सकते हैं। वो सुसाते हैं, क्या करते हैं? वो सुसाते हैं और उनके सुसाने की आवाज आप बहुत दूर से भी सुन सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टेक्स्ट। अब बच्चों मूल पाठ शुरू कर रहा हूं। आई विल बिगिन विद ब्रूनो, मैं अपनी बात को ब्रूनो से शुरू करूंगा। ये ब्रूनो क्या है? ब्रूनो इज द नेम ऑफ ए बियर, ब्रूनो इज द नेम ऑफ ए बियर कब। ये बच्चों बालू के बच्चे का नाम है ब्रूनो। ये क्या, इनको कहीं कांकरे में मिल गया तो वहां से पकड़ रहे और वो उसी की बात सुना रहा है। आई विल बिगिन विद ब्रूनो अर्थात मैं ब्रूनो से अपनी बात शुरू करूंगा। माय वाइफ्स पेट स्लॉथ बियर, जो मेरी पत्नी का पालतू। ध्यान दो बच्चों, फालतू नहीं बोला मैंने, पालतू बोला है, पतंग वाला बोला है। तो माय वाइफ्स पेट, जो क्या बच्चों मेरी पत्नी का पालतू। स्लॉथ माने ब्लैक इंडियन लेजी बियर, ब्लैक इंडियन लेजी, तीन बातें। स्लॉथ का मीनिंग होता है ब्लैक इंडियन लेजी, ठीक है बच्चों। ब्लैक, फिर आई, बिल, ब्लैक इंडियन लेजी बिल, समझ गए? BIL, तो तीन विशेषण ध्यान रखने पड़ेंगे आपको। तो मैं अपनी बात को शुरू करूंगा बच्चों ब्रूनो से, जो मेरी पत्नी का क्या है? काला भारतीय आलसी बालू है। आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट, आई गॉट हिम। अब बच्चों यहां हिम दे रहा है, पागल बनाता है। कभी तो हिम बोलता है, कभी इट बोलता है। तो बच्चों ये हिम है ना, ये किसके लिए आ रहा है? ये बालू के लिए आ रहा है। बालू कोई पुरुष नहीं है, कायदे से उसके लिए क्या आना चाहिए? इट आना चाहिए। और आगे बच्चों ये बार बार इट का ही प्रयोग करेगा इस पाठ में। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, एक बार हिम बोल रहे हो, दूसरी बार क्या बोल रहे हो। पर ये हिम बोल करके हमको ये बताना चाह रहा होगा कि वो मेल है, वो बॉय है, वो मेल है, मतलब कि समझ गए ना, वो बच्चों स्त्री लिंग नहीं है, बल्कि वो कौन सा लिंग है? वो बच्चों पुल्लिंग है। बोलो समझ में आ गई बात की नहीं है? तो आई गॉट हिम, आई गॉट इट, मैंने इसको प्राप्त किया था। किसको? इस भालू के बच्चे को। फॉर हर, उसके लिए। किसके लिए? मेरी पत्नी के लिए, मेरी बेटर हाफ के लिए। बाई एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? बाई चांस। बाई एक्सीडेंट या बाई चांस का मतलब होता है बच्चों संयोगवश। एक्सीडेंट का जानते हैं? जैसे एक्सीडेंटल PM कौन है हमारे? मनमोहन सिंह, द एक्सीडेंटल PM ऑफ इंडिया। तो मनमोहन सिंह को क्या कहा जाता है? भारत का एक्सीडेंटल PM कहा जाता है, ठीक है? इसी तरीके की बातें हैं। तो आई गॉट हिम फॉर हर बाई एक्सीडेंट अर्थात मैंने क्या किया? बाई एक्सीडेंट का मतलब होता है बच्चों दुर्घटनावश या संयोगवश या महज इत्तफाक से मैंने उसको उसके लिए पाया था। मैंने उसको माने उसे भालू के टाबर को उसके लिए माने मेरी पत्नी के लिए, मेरी बीवी। बी और वी होता है, जगह बी दो बार बीबी नहीं बोलते हैं, है ना? बच्चे क्या करते हैं? इधर भी बी उधर बीबी, दो बार बीबी नहीं, एक बार बी है एक बार वी है। ध्यान दो बच्चों, छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत काम की बातें हैं। 2 years ago यह बच्चों वाला नियम टूट गया। जैसा कि हमने कहा था आपको, एक स्थापित नियम है अंग्रेजी में, यदि एगो आएगा तो आगे बच्चों पास्ट सिंपल टेंस आना चाहिए। लेकिन यहां क्या आ रहा है बच्चों? यहां बच्चों क्या आ रहा है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है। तो समझ गए आप? ये नियम जब हम आपको बताते हैं कि साहब एगो आएगा तो फला आएगा, डी का आएगा, तो दीज रूल्स आर ओनली टू हेल्प यू। ये नियम बच्चों सिर्फ आपकी सहायता करने के लिए हैं, बट दे आर नॉट रफ एंड रेडी रूल्स। लेकिन वो अपने आप में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि साहब गुरुजी ने कह दिया तो ऐसे गए वैसे।
यू विल हैव टू अप्लाई योर डिस्क्रिशन आल्सो। आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो विवेक है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। 2 years ago का मतलब बच्चों क्या है, 2 साल पहले। वी वर पासिंग, कायदे से होना चाहिए वी पास्ड, लेकिन आ रहा है वी वर पासिंग, अर्थात हम गुजर रहे थे। 2 साल पहले बच्चों हम गुजर रहे थे थ्रू, माने में से होकर, किसमें से, शुगर कैन फील्ड से, यानी जो गन्ने या जो साठे होते हैं उन गन्नों अथवा साठों के खेतों से होकर के हम गुजर रहे थे नियर मैसूर। ये बच्चों दक्षिण भारत की बात है। मैसूर जानते हो, मैसूर वहां का कौन था, हैदर अली था, टीपू सुल्तान था, पढ़ते हो ना भारत के इतिहास के बारे में। तो बच्चों हम क्या है जी, जो मैसूर है उसके पास से गन्नों के खेतों से, गन्नों के खेतों में से होकर के हम 2 साल पहले गुजर रहे थे। पीपल वर ड्राइविंग अवे, लोग क्या कर रहे थे, ड्राइव एन तो क्या होता है, चलाना, ड्राइव का मतलब खदेड़ना, लाठियां दे देके भगाना। जैसे मान लो कोई रोजड़े आ जाए आपके खेतों में, या कोई उजाड़ ले डांडे आ जाए आपके खेतों में, तो आप क्या करेंगे, यू विल ड्राइव देम अवे, आप उनको भगाएंगे, आप उनको खदेड़ेंगे। तो बच्चों इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार से पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स, जो जंगली सुअर है ना, जंगली सुअर आ गए थे खेतों में, तो जंगली सुअरों को लोग क्या कर रहे थे बच्चों, जंगली सुअरों को लोग जो डांगे मार मार के भगा रहे थे फ्रॉम द फील्ड्स, यानी खेतों में से, भाई शूटिंग एट देम, डांगे नहीं मार रहे थे, दे वर शूटिंग एट देम का मतलब बच्चों उन पर गोलियां चला रहे थे। यानी जो खेतों के मालिक थे वो क्या कर रहे थे, अपने खेतों में जो उजाड़ले जानवर आ गए थे, खासतौर पर जो जंगली सुअर है, उन जंगली सुअरों को क्या करते थे बच्चों, वो उनके ऊपर गोलियां चला चला करके उनको भगा रहे थे। ध्यान दो बच्चों, जैसे लाफ एट होता है, ऐसे शूट के बाद हमेशा एट का प्रयोग करना चाहिए, ऑन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शूटिंग एट द वाइल्ड पिग्स, अर्थात जंगली सुअरों के ऊपर गोलियां, है ना, दंदनाती हुई गोलियां चलाते हुए। और बच्चों आइए क्या हुआ, सम वर शॉट एंड सम एस्केप। ध्यान दो बच्चों, ये सम जो है ना, इस सम के बाद बच्चों अगर कोई नाउन आ जाए तो ये डिटरमिनर होता है, ये अकेला आ जाए तो ये प्रोनाउन होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो यहां बच्चों क्या है, देखो बड़ा सुंदर प्रयोग किया है, ए वेरी ब्यूटीफुल यूज इन द सेंस ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में इसका बड़ा खूबसूरत उपयोग है। सम वर शॉट, कुछ को गोली मार दी गई थी, एंड सम एस्केप्ड, और कुछ बचकर भाग गए थे। वी थॉट दैट, हमने ये सोचा कि एवरीथिंग वाज ओवर, हमने देखा कि ठीक है मामला खत्म हो गया है। वी थॉट दैट द इशू वाज ओवर, हमने ये देखा ये पूरा मामला खत्म हो गया है। वैन सडनली, लेकिन बच्चों तभी क्या हुआ, तभी अचानक क्या हुआ, वैन सडनली ब्लैक स्लॉथ बियर केम, तभी बच्चों अचानक क्या हुआ, एक काला, स्लॉथ बियर का मतलब एक भारतीय आलसी जो बियर है, दैट केम आउट, वो बाहर आया नहीं, आई, वो नीचनी थी, पैंटिंग का मतलब जो हाँफ रही थी, इन द हॉट सन। अब आप इसका अनुवाद करो, ये गर्म सूरज में नहीं बच्चों, इन द हॉट सन का मतलब होता है हॉट यानी तपती हुई, और सन मानी क्या होता है, धूप। सन माने सूर्य भी होता है, सन माने धूप भी होता है। तो बच्चों तभी क्या हुआ कि तपती हुई धूप में हाँपते हुए एक मादा रीछ माने रीछनी, अर्थात एक मादा भालू जो है वो बच्चों उधर से निकल करके आई, है ना। तो बच्चों इस तरह से आज की बात ये समाप्त, और आगे वाली अगली क्लास में। नमस्कार।